हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटली स्टॉक किस तरीके से सेलेक्ट किया जाते हैं और किस तरीके से हमको सेलेक्ट करना चाहिए और क्या क्या उसमें चीज़ें देखनी चाहिए और कौन से फाइनेंशियल टर्म्स है जो हमको ज़्यादा हेल्प करेंगे सही स्टॉक चुनने में। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले इसमें क्या ज़रूरी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आईटीसी का स्क्रीनर पे ओपन किया है और डेटा, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या ज़रूरी है इसके अंदर हमको देखना। ठीक है, तो स्क्रीनर सबसे बेस्ट है। मैं अगर मानता हूँ ये प्रमोशनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि स्क्रीनर पे बहुत सारा डेटा हमको देखने मिल जाता है और जो ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना चाहिए, कंपनी का मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में देखने मिलता है। मार्केट कैपिटल कितने करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, तो ये आईटीसी है, लगभग 3,61,000 करोड़ की कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी, लाखों करोड़ का कैपिटल है इसके पास। और करंट प्राइस जो मार्केट में फ़िलहाल चलता है वो है। हाई एंड लो भी देखना चाहिए कि किसी भी कंपनी ने हाई कितना मारा है और लो कितना मारा है। तो ये कंपनी ने हाई मारा है लगभग 294 और लो मारा है 201। तो 294 यानी ये अभी भी हाई के आसपास ही। इसका करंट प्राइस अगर हम देखेंगे 293, तो ये हाई ही मार रहा है और लो से लो इसका काफ़ी पीछे है। यानी अभी के मार्केट सिचुएशन में बहुत सारे स्टॉक जो गिरे हैं और ये स्टॉक आज भी हाई पे है और ये मेरे पोर्टफोलियो में हाई पे ही है। अच्छा खासा रिटर्न से मुझे दे रहा है। ठीक है, और इसका स्टॉक का पी की बात करेंगे तो स्टॉक पी होता क्या है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइस टू अर्निंग क्या होता है। ये टेक्निकली टर्म में इसके फॉर्मूला आते हैं निकालने के लिए, लेकिन हमको कोई निकालना नहीं है फॉर्मूले से। हमको जस्ट यहाँ पर जो डेटा शो कर रहा है वो एक देखना है। तो स्टॉक का पी अगर हमको निकालना है तो उसके फॉर्मूला आपको गूगल पे ज़रूर मिल जाएंगे। सभी टाइप के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। आरओसी, बुक वैल्यू, आरओई, ईपीएस, सभी के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। जस्ट गूगल पे व्हाट इज़ पी डाल दोगे या उसका फॉर्मूला क्या है ये डाल दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है। जैसे पी का फॉर्मूला आ रहा है शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अभी अर्निंग पर शेयर क्या है तो उसका भी हम डालेंगे तो उसका भी चीज़ें आ जाएंगी। तो जस्ट मैं आपको है ना ये फॉर्मूले के साथ नहीं, तो ईपीएस का फॉर्मूला अगर मैं डालूँ तो सभी आपको टर्म्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो हर टाइप के आपको फार्मूलेज मिल जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ईपीएस का फॉर्मूला है टोटल अर्निंग डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो जस्ट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में और सिंपली बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, तो हमको ज़्यादा फार्मूले से निकालना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो हमको चीज़ डायरेक्ट मिल रही है, रेडीमेड मिलती है, तो उसको फार्मूले से निकालने की ज़रूरत तो क्यों पड़ रही है हमको। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, जैसे पी का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि पी क्या होता है। प्राइस टू अर्निंग क्या होता है कि अगर हमको ये शेयर से कमाना है, अगर 1 रुपया भी कमाना है तो हम 1 रुपया कमाने के लिए 23 रुपया देने के लिए भी रेडी है। इसका मतलब होता है ये होता है प्राइस टू अर्निंग। हम वो प्राइस दे रहे हैं अर्निंग के लिए, 23 रुपया दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। ये 1 रुपये से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जस्ट सिंपल टर्म में। ठीक है, अगर तो हमको 100 रुपया कमाना है तो उसके मल्टीप्लाई कर सकते हो कि हमको कितना पैसा यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट अगर समझ लो कि हमको 1 रुपया दे रहे हैं तो 1 रुपया कमाना है तो हम यहाँ पर 23.8 रुपीज़ देने को भी रेडी है। ठीक है, और इसी वजह से कई लोग बोलते हैं कि जितना पी सस्ता हो उतना अच्छा होता है, लेकिन अच्छी कंपनियों का मोस्ट ऑफ पी थोड़ा सा महंगा ही होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये पी देख के हम अंदाज़ा लगा, सभी चीज़ें देखनी है, जस्ट हमको पी के भरोसे नहीं चलना है। तो सब टाइप का सभी ये जो फाइनेंशियल टर्म्स है स्टॉक के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें हमको देखनी है। तो पी हमने देख लिया कि यार इसका पी 23 रुपया है, हमको ये शेयर में पैसा लगा के 23 रुपया लगाएंगे तो हमारी इनकम 1 रुपया होगी। ठीक है, और बुक वैल्यू क्या होता है, तो बुक वैल्यू वो चीज़ है जैसे हमारा जो असेट है उसमें से लायबिलिटीज़ पूरी माइनस कर देंगे। ठीक है, लायबिलिटीज़ हर कंपनी के पास असेट भी होता है, लायबिलिटीज़ भी होते हैं, वो बैलेंस शीट में हमको देखने मिलता है। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखेंगे कि उसका असेट्स कितने हैं
और उसमें से लायबिलिटीज़ माइनस कर दी, तो उसके बाद जो निकल के आएगा वो होगा हमारा बुक वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू का भी हमको गूगल पे मिल जाएगा उसका भी फॉर्मूला, लेकिन हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो बुक वैल्यू इतना है, और बुक वैल्यू का प्राइस भी निकाला जाता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू, उसका प्राइस क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू ये शेयर प्राइस से निकाला जाता है, शेयर प्राइस डिवाइड बाय ये बुक वैल्यू। तो इससे आपको ये डिवाइड करोगे तो लगभग ये आसपास आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स कभी कभी कैसे हो जाते हैं कि ये अगर प्रीवियस का है या लेटेस्ट अपडेट है तो उस हिसाब से, या बुक वैल्यू का भी ये लेटेस्ट अमाउंट है तो ही ये एग्जैक्ट आएगा, नहीं तो ये आसपास आ जाएगा 5 पॉइंट। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसके लगभग आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस टू बुक वैल्यू भी निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर नेट असेट है, ये आपका ये बुक वैल्यू एक नेट असेट ही पकड़ लो, क्योंकि असेट में से लायबिलिटीज़ माइनस करोगे, पूरी लायबिलिटीज़ गई। जो लायबिलिटीज़ यानी आपको पता होगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, बोरोइंग्स आती है, और भी जो भी हमको देना है, किसी को आउटस्टैंडिंग है देना है हमको, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें माइनस करने के बाद कंपनी के पास बच कितना रहा है, मतलब कंपनी पॉजिटिव में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये बुक वैल्यू ये पॉजिटिव में होनी चाहिए, सब कुछ बेचने के बाद भी हम पॉजिटिव हो, तो इसका 50 का बुक वैल्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ अच्छी होती है, जितना बुक वैल्यू ज़्यादा हो उतना अच्छा हो। ठीक है, तो मतलब कंपनी का असेट अच्छा है, असेट स्ट्रांग है, ये भी हम देखेंगे आगे। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा, पहले ये सिंपल टर्म्स समझ लो। और डिविडेंड यील्ड यानी तो ये डिविडेंड के परसेंटेज है, एक साल के हमको कितने परसेंट आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा डिविडेंड हमेशा बैंक अकाउंट में आएगा डायरेक्टली। तो ये लगभग 3.92% आपको डिविडेंड देगा। ठीक है, और डिविडेंड देने वाली कंपनियां भी काफ़ी आपको सेफ फील कराती है, जैसे आपने बैंक में ही आपके पैसे, ये समझ लेना। और अदर रिटर्न्स तो ये अगर स्टॉक भागता है तो अच्छे रिटर्न्स ऑटोमेटिकली वो भी मिल जाते हैं, और प्लस आपको ये भी डिविडेंड मिलते जाता है, तो ये भी एक चीज़ अच्छी होती है। और ROC क्या होता है, ROC ही ये होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सारी चीज़ें रिटर्न के रिलेटेड ही, हमको उस पर रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कैपिटल कितना लगाया है कंपनी पर, कैपिटल जैसे उसमें बोरोड कैपिटल भी हो सकता है कि कंपनी ने कहीं से उधार लिया है कैपिटल। कैपिटल यानी पैसा ही होता है कि हमने कंपनी में जो पैसा खुद प्रमोटर लगाता है, फाउंडर लगाते हैं, या हम लगाते हैं, शेयर होल्डर लगाते हैं, और शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। ये तो आपको पता होगा कि हमारा पैसा भी इक्विटी में ही लगता है, यानी हम भी ओनरशिप हमको मिल जाती है। तो हमारा पैसा प्लस जो भी बोरो किया है, उधार का पैसा है, वो भी लगा के जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब उतना जो कैपिटल लगाया उसके ऊपर रिटर्न कंपनी कितना निकाल रही है। तो कंपनी देखो 33.6% का यहाँ पर रिटर्न कंपनी निकाल रही, काफ़ी अच्छे रिटर्न है। देखो आपका कैपिटल लगने के बाद पूरा जो बोरोइंग का कैपिटल है, आपका कैपिटल है, उस पर कंपनी अच्छा ROC जनरेट कर रही है। ये भी एक चीज़ अच्छी होती है, ये भी हमको हमेशा देखना चाहिए। और रिटर्न ऑन इक्विटी, अभी रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंप्लीटली कंपनी का पैसा होता है, जैसे हमारे शेयर्स भी पूरा कंपनी का ही पैसा है। ठीक है, उसमें बोरोड कुछ भी नहीं आता है, बोरोविंग कुछ भी नहीं आता है, कंपनी ने कुछ यहाँ पर है ना उधार का पैसा नहीं है, डेट का पैसा नहीं है, ये कंप्लीटली उसके खुद के पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। ठीक है, ये तो किसी से उधार भी है, इसके अंदर मिक्स है, ROC में मिक्स आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल गिना जाता है जितना कैपिटल लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूरा इक्विटी पे गिना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो कंपनी का खुद का पैसा होता है। ठीक है, हमने भी जो पैसा लगाया वो कंपनी का खुद का ही होता है, क्योंकि हम लोग ने इक्विटी खरीदी है, और इस वजह से रिटर्न्स देखो अच्छे जनरेट कर रही है, खुद के पैसे पे भी अच्छा कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है। ठीक है, तो ROE 24.8% आ रहा है, यानी ये भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी कर रही है, कमा रही है। और फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू वही चीज़ है जैसे कंपनी स्टार्ट होती है, मार्केट में आती है इसका IPO के थ्रू, तो कंपनी मार्केट में शेयर्स उतारती है, तो उसका एक फेस वैल्यू डिसाइडेड रहता है। तो वो फेस वैल्यू के हिसाब से उतने शेयर्स मार्केट में उतारे जाते हैं। जैसे 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 100 रुपये का, पहले 100 रुपये के हुआ करते थे, फिर 10 रुपये के फेस वैल्यू होती है, 5 रुपये का फेस वैल्यू, फिर स्प्लिट होने के बाद ये फेस वैल्यू भी कम होता है। लेकिन स्प्लिट अगर ये फेस वैल्यू स्प्लिट होता है तो शेयर काफ़ी उतने में डिवाइड भी हो जाता है। ठीक है, यानी उतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ लो कि अगर
100 का अगर हमारा शेयर का प्राइस है, ठीक है, और स्टॉक प्राइस हमारा स्प्लिट हो जाता है या फेस वैल्यू स्प्लिट हो जाता है, 10 का 5 हो जाता है, तो 100 का हमारा स्टॉक का प्राइस भी 50 हो जाएगा, लेकिन हमारे शेयर्स 2 हो जाएंगे, ठीक है, डबल हो जाएंगे। अगर हमारे पास वही चीज़ 100 शेयर्स है तो वो 200 हो जाएंगे। स्प्लिट होने के बाद शेयर डबल हो जाते हैं, बोनस के बाद भी सेम चीज़ होती है। और यही चीज़ होती है, 10 का अगर एक भी हो जाए तो हमारे पास जो 10 शेयर रहेंगे उसके 100 भी शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आप वो चीज़ कर सकते हो। तो फेस वैल्यू कंपनी में स्टार्टिंग में ही डिसाइड होता है एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। लेकिन मार्केट वैल्यू जो होती है या मार्केट प्राइस होता है, वो जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से डिसाइड होता है, करंट प्राइस जो चल रहा है, ठीक है। और ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ये पी के अंदर ही फॉर्मूला के अंदर आ जाता है। अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी एक शेयर के पीछे कमा कितनी रही, अर्निंग मतलब उसकी कमाई हो जाती है, तो कंपनी की अर्निंग कितनी है, पूरा सब कुछ यहाँ पर माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट जो होता है, नेट प्रॉफिट पे हमको अर्निंग पर शेयर निकाला जाता है, ठीक है। तो एक शेयर के पीछे और एक सिंगल शेयर के पीछे कंपनी की अर्निंग कितनी है, 12 रुपये की, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मतलब ये जो शेयर है, सिंगल जो शेयर रहेगा उस पर कंपनी कमा कितनी रही है। तो ये भी अच्छा ही होना चाहिए, तो ही आप अच्छे स्टॉक में वो समझ लेने का। तो ईपीएस यानी अर्निंग एक शेयर के पीछे, पर शेयर के पीछे कितनी है। और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये तो हमने इसको डिवाइड करके, ठीक है, करंट प्राइस और बुक वैल्यू को डिवाइड करोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू आ जाएगा। तो वो सिंपल है। डेट टू इक्विटी रेशो, अभी डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है कि कंपनी पे कर्जा कितना है, तो यह यहाँ पर वो भी रेशियो थ्रू निकाला जाता है। तो यहाँ पर ज़ीरो बताया, यानी कंपनी पे कोई डेट नहीं होता है तो ही ये ज़ीरो आता है, नहीं तो यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज बताए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो हमको ये भी चीज़ देखनी है, अगर ये ज़ीरो है तो हमारे पैसे कंप्लीटली, देखो जो भी कंपनी कमा रही है उसको किसी को कर्जा चुकाना नहीं है, कंपनी पे कर्जा ही नहीं है, ये समझ लेने का। अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ आ रहा है, डेट ज़्यादा है, इक्विटी कम है, तो समझ लेना कि आप थोड़े से रिस्की शेयर्स में या ज़्यादा लोन जो बोरोड किया है वो वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए, तभी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल भी सकती है यहाँ पर। आपको अगर आप ढूंढोगे तो डेट फ्री शेयर्स कौन से है, तो स्क्रीनर पे बता देगा, बहुत सारे डेट फ्री शेयर्स आपको मिल जाएंगे, स्टॉक मिल जाएंगे, ठीक है। जिसके ईपीएस कौन से अच्छे वो शेयर्स भी आप ढूंढोगे गूगल पे, तो स्क्रीनर से ही आप देख लेना। तो स्क्रीनर के ही डेटा ओपन करना, उसमें बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे। काफ़ी ईजी हो गया है, हमको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत इजी हो गया है, आप इजीली सब कुछ ढूंढ सकते हो, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक शेयर भी देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल आजकल हो जाता है। और यहाँ पर इसके मतलब डेट टू इक्विटी भी हमने देख लिया, सब कुछ हमको पता चल गया। डेट यानी कर्जा ही होता है और इक्विटी के अगेंस्ट कर्जा कुछ भी नहीं है। तो और इक्विटी और डेट काफ़ी मैनेजेबल होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके का सब कुछ टर्म्स देखने के बाद या फिर बाद में हमको और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कोई भी फंडामेंटली स्टॉक चूज़ करने से पहले, तो ये सारे पीयर कंपैरिजन भी आप उससे कंपेयर भी करके देख सकते हैं किसका आरओसी अच्छा है। देखो अभी इसके आरओसी से ये वीएसटी का आरओसी अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमको लेना कौन सा है। और इसका पी भी देखोगे तो इसका पी भी यहाँ पर आपको शो करेगा, इसका पी सस्ता आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको 1 रुपये कमाने के लिए 15 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इस पर भी अच्छा दाव लग सकता है। और इसका मार्केट कैपिटल इसके मुकाबले काफ़ी कम है। और लार्ज कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप या मिड कैप में ज़्यादा फोकस आप करोगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बढ़ने के, क्योंकि आज ये जो स्मॉल कैप है वही जाके कल जाके मिड कैप बन जाती है, वही जाके लार्ज कैप बन जाती है, और उससे आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं रिटर्न्स, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बन जाते हैं। इसके रिटर्न्स ज़्यादा होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल स्टॉक बन जाते हैं। अगर लार्ज कैप में पहुंच जाते हैं तो थोड़े स्ट्रांग होते हैं और उसको मूव करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जो छोटे स्टॉक होते हैं, अगर उसका सब कुछ ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी कंपेयर करना चाहिए कि हमने कोई स्टॉक यहाँ पर ओपन कर दिया तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डिविडेंड कौन अच्छा दे रहा है। तो यहाँ पर डिविडेंड देखो इससे ज़्यादा ये अच्छा दे रहा है, ये भी हमको नज़र आ रहा है 4.29।
यानी आपके बैंक अकाउंट में इजीली इतने रिटर्न्स तो आराम से मिल जाएंगे। रिटर्न्स यानी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और नेट प्रॉफिट कितना कर रहा है, देखो नेट प्रॉफिट में इसका ऑलरेडी सेल्स ज़्यादा होगा, इस वजह से प्रॉफिट भी ज़्यादा निकलेगा। इसका सेल थोड़ा कम होगा क्योंकि ऑलरेडी कंपनी छोटी होने की वजह से सेल्स भी कम आपको देखने मिलेगा। और क्वार्टर प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली भी प्रॉफिट उसी तरीके से, ये परसेंटेज वाइज देखो तो ये अच्छे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट इसी तरीके से देखना चाहिए। और क्वार्टरली सेल्स का भी यहाँ पर परसेंटेज दिखाया है और आरओसी भी दिखाया है, ठीक है। आरओसी रिटर्न ऑन पूरा कैपिटल जो लगाने के बाद जो कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है वो भी अच्छा जनरेट कर रही है, परसेंटेज में है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये जनरेट कर रही है। इस तरीके से आपको मतलब इससे बेहतर आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए कोई भी स्टॉक को। और भी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने चाहिए कि कंपनी के रिटर्न्स कैसे, रिजल्ट्स कैसे हैं। तो रिजल्ट्स भी एवरी क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है या क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट रहा है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। कब कब ये घटते जा रहा है, कब कब ये बढ़ते जा रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है किसी भी स्टॉक में, किसी भी क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ मार्केट सिचुएशन अफेक्ट करती है, महंगाई अफेक्ट करता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में कोई भी शेयर को गिराने के लिए। तो वो भी चीज़ें हमको देखनी चाहिए। और साथ साथ में कंपनी सेल जो कर रही है उसके साथ एक्सपेंसेस कितनी हो रही है कंपनी के, ठीक है, खर्चा का कितना लग रहा है। और वो खर्चे के बाद, ये एक्सपेंसेस के बाद ही कंपनी का हमको प्रॉफिट पता चल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उस पर हमको अगर ये परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मार्जिन कितना कंपनी कमा रही है, उसके सेल के ऊपर इतना % का मार्जिन कमा रही है, ये भी एक देखना चाहिए। तो अच्छा खासा मार्जिन ये कंपनी कमा रही है, ठीक है। मतलब कंपनी के हाथ में कितने लगने वाले हैं, चलो सेल अच्छा किया, सब कुछ प्रॉफिट अच्छा किया, लेकिन कंपनी के हाथ कितने आने वाले हैं, ठीक है। और कंपनी के प्रॉफिट में आएगी मतलब हमारे प्रॉफिट में, क्योंकि हम भी वहाँ पर इन्वेस्टेड है इसलिए। तो वो चीज़ हमने देख ली। और उसके बाद यहाँ पर अदर इनकम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि अदर इनकम कभी कम कभी ज़्यादा होता है, लेकिन कंपनी को अदर इनकम आ रहा है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी कर रही है, तो इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी लगभग 11 करोड़ का कर रही है। और ये आगे हम देखेंगे कि कंपनी पे कुछ है क्या कर्जा, क्योंकि इंटरेस्ट तभी पे किया जाता है कंपनी पे अगर कुछ कर्जा है। तो अगर लगभग छोटा मोटा भी होगा तो भी हमको वो दिखा देगा कि कितना है कंपनी पे कर्ज। और नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किस तरीके का है वो भी देखना है हमको। पूरे मतलब ये इतने क्वार्टर 2019 से लग के 2-3 साल के क्वार्टर्स पूरे दिखाए हैं इन्होंने, तो वो क्वार्टर्स कंपेयर करना है हमको कि किस तरीके से हर क्वार्टर में कितना ग्रोथ हो रहा है कंपनी में, ठीक है। तो वो भी हमको कंटिन्यूसली ट्रैक करना है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक करना है, पूरे साल में कंपनी ने किस तरीके के परफॉर्म किए, जैसे 2011 से लेके 2022 तक का यहाँ पर पूरा दिखाया है। तो हमेशा से सेल्स बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, ये भी चीज़ें हमको ट्रैक करनी है पूरे 10-11 साल में। तो 10-11 साल से यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कंपनी के सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ये एक टाइम पे वो 22 करोड़ का सेल कर रही थी, अभी 60 करोड़ का कर रही है, यानी सेल्स काफ़ी अच्छे ग्रोथ हुए हैं। एक्सपेंसेस भी देखने हैं कि एक्सपेंसेस कंट्रोल में है क्या नहीं। फिर उसके बाद हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, वो भी बढ़ रहा है कि नहीं। और मार्जिन देखना है, कंपनी कंटिन्यूसली एक मार्जिन पे रहेगी, देखो मार्जिन उतना भी रहेगा तभी चलेगा, क्योंकि कंपनी का फिक्स मार्जिन भी रहेगा तो उसमें से प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 30 के ऊपर ही मार्जिन ले रहा है, अभी 34 है, 35 है, तो 35%, यानी आप भी समझ लो कि आप भी कोई बिजनेस करते हो तो आप मार्जिन ही देखोगे कि हमको कितना मार्जिन मिल रहा है प्रॉफिट, ठीक है। 100 रुपये पे हमको मिल कितना रहा है, अगर हम 100 में बेच रहे हैं, ठीक है, अगर हमको उसमें 35 रुपीज़ भी नहीं मिलते हैं तो हमारा फ़ायदा क्या है, ठीक है। या मार्जिन उसी तरीके से हमको डिसाइड करना चाहिए। और अदर इनकम भी यहाँ पर देखो तो अदर इनकम को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता, लेकिन क्योंकि अदर इनकम कभी कम ज़्यादा होने की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाता है, ठीक है। फिर भी कंपनी को अदर इनकम भी आ रहा है। और यहाँ पर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट देखो, यहाँ पर 60 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट दिख रहा है, यानी कंपनी पे है कर्जा है। यहाँ पर आपको डेट फ्री है, वहाँ पर आपको नज़र आया रहेगा ज़ीरो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कंपनी में कर्जा रहेगा, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है वो भी हमको देखना है। कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है क्या या घट रहा है, तो ये भी चीज़ें देखनी। जैसे ये स्टार्टिंग में बढ़ा, ठीक है, और यहाँ तक बढ़ा और कंटिन्यूसली बढ़ते ही नज़र आ रहा है कहीं पर यहाँ पर,
डाउन साइड यहाँ पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट एवरी ईयर बढ़ना ये भी एक सबसे अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट भी हमको ये देखना है, यहाँ पर सारी चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पर कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, ठीक है, खुद का कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल के अंदर सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगी, इक्विटी कैपिटल कितना है, रिजर्व के इक्विटी कैपिटल कितना है, वो चीज़ें हमको पता चल जाती है। बाद में हमको रिजर्व देखना है, रिजर्व में हमने जो कमाया है यानी कंपनी ने जो कमाया है वो उसमें से कुछ प्रॉफिट रिजर्व में रखती है। रिजर्व में इसलिए कहा था कि आगे फ्यूचर में कुछ उसके प्लान्स हो, उसके लिए वो कैपिटल यूज़ हो, या कोई प्रॉब्लम में आ जाए कभी तो ये कैपिटल यूज़ हो, तो रिजर्व में भी पैसा होना चाहिए। तो कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा पड़ा है, ठीक है। और बोरोविंग्स यानी पूरा कर्जा जो कंपनी ने उठाया, तो थोड़ा बहुत कर्जा है कंपनी पे, ठीक है। तो 271 करोड़ का था, तो अभी 249, तो थोड़ा थोड़ा कंपनी कर्जा कम करते हुए आई है। तो फिलहाल ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कम्प्लीटली डेट फ्री नहीं है कंपनी, लेकिन ये इजीली कंपनी डेट फ्री हो सकती है, ये इतना दे दिया, ठीक है। फिलहाल कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लो कितना है, 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ में से अगर 250 करोड़ ये कंपनी ने चुका दिए तो कंपनी कम्प्लीटली डेट फ्री हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे इसी तरीके से हमको देखना चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर शेयर होल्डिंग की भी बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग भी देखना चाहिए कि कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है। देखो यहाँ पर शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा हमेशा यहाँ पर 42 DIs की है और पब्लिक की है। यहाँ पर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ही नहीं है ये कंपनी के अंदर, फिर भी ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। बाकी सारी चीज़ें देखी, सब कुछ देखने के बाद ये भी हमको एक बार नज़र डालना है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेन के इन्वेस्टर काफ़ी इसमें इन्वेस्टेड है, फॉरेनर्स ने ज़्यादा इसमें पैसा लगाया है, और DIs ने भी पैसा लगाया है, लेकिन DIs ने थोड़ा सा इसमें बेचा है। और यहाँ पर पब्लिक की भी बात करेंगे तो पब्लिक ने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत शेयर्स बेचे। तो इस तरीके से हमको सारी चीज़ें देखनी है और उस तभी इन्वेस्ट करना है। तो ये सब कुछ देख के हमको इन्वेस्ट करना है, और इसी तरीके से फंडामेंटल किसी भी कंपनी के सही से चेक करना है, कंपेयर करना है 2-3 कंपनियों के, जैसे यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में है, वो सारी चीज़ें देखनी है, और तभी फंडामेंटली आप सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।